लोगों को जो सप्लाई का पानी मिल रहा है वो कितना शुद्ध है, लोगों के घरों तक पहुंच रहा सप्लाई का पानी पीने लायक है या नहीं, इस बात की पड़ताल के लिए न्यूज 18 संवाददाता जगह जगह पर गए। क्या सच्चाई सामने आई वो हैरान करने वाली है। पटना में पीने के पानी की पड़ताल की रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आपके घर में जो पीने का पानी आता है वो साफ है। क्या वो पानी आप पीते हैं? तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि न्यूज 18 की टीम ने आपके पीने वाले पानी की पड़ताल की और जो सच्चाई सामने आई वो डरा देने वाली है। ये है पटना की किदवईपुरी की पीएनटी कॉलोनी। न्यूज 18 की टीम पटना के किदवईपुरी के पीएनटी कॉलोनी पहुंची और जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई वो आप भी देखिए। ये यहाँ पे पानी जो है वो सप्लाई वाटर है जो पूरे पीएनटी कॉलोनी के लगभग 400 से ज्यादा घरों में पीने के पानी के लिए जाता है। और ये जरा देखिए, ये आप जो पानी देख रहे हैं ये नाला जरा देखिए, यहाँ पे ये नाला, ये मुख्य नाला और पानी दोनों एक साथ सटा हुआ है। बीच सड़क पर पीने के पानी का सप्लाई पाइप पिछले 1.5 महीने से फटा हुआ है। नाले का पानी उसी पाइप के जरिए हर घर तक पहुंच रहा है, लेकिन ना तो उसे देखने वाला कोई है और ना ही कोई ठीक करने वाला। कि नाले के साथ मिलकर ये पानी एक एक घर में जा रहा है। सड़क निर्माण के दौरान पानी की मेन पाइपलाइन टूट गई थी। कॉलोनी के लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे में सवाल है कि आखिर पीएनटी कॉलोनी के 512 घर के लोग कैसे इस पानी को पी रहे हैं, तो वो भी देखिए। ये है राम प्रवेश सिंह। इनको पता है कि उनके घर में जो पानी आ रहा है वो पीने लायक नहीं। मजबूरी में इन्होंने नल की टोटी को कपड़े से बांध दिया, ये सोचकर कि गंदगी छन जाएगी। हाँ सर, इसी इसी से छान करके हम लोग पीते हैं, खाना बनाते हैं। बहुत डर लगता है। जबकि प्रभा देवी जैसो ने गंदे पानी को पीने से बचने के लिए बोतल बंद पानी कुछ लोगों ने मंगवाना शुरू कर दिया है। आखिर जिंदगी का जो सवाल है। बोतल मंगाते हैं, अगर नहीं हो पाया तो पानी गर्म करके फिर पीजिए, उसका कोई ऑप्शन है नहीं। यानी न्यूज 18 की पड़ताल में पटना के किदवईपुरी के पीएनटी कॉलोनी में सप्लाई का पानी फेल साबित हुआ, पीने लायक नहीं मिला है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवेश नारायण की रिपोर्ट। तो पानी की पड़ताल न्यूज 18 ने पटना में की है और इस पड़ताल में क्या कुछ सामने आया है एक एक करके आपको समझाते हैं। और आइए खबर को समझते हैं। किदवईपुरी के पीएनटी कॉलोनी के पानी की पड़ताल में क्या मिला, अब आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि पीएनटी कॉलोनी की पाइपलाइन फटी हुई दिखाई दी और जहां पर यह पाइपलाइन फटी है वहां पीने का पानी नाले के पानी के साथ मिल जाता है और पीने के पानी में मिलकर वही गंदा पानी फिर घरों तक पहुंच रहा है। बताया जाता है कि पीएनटी कॉलोनी में कुल 512 घर हैं। ऐसे में आप सोचिए, कॉलोनी के 512 घरों में यही गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है और इस सप्लाई वाले गंदा पानी पीने को ही वहां के लोग मजबूर हैं। कोई इसे उबाल कर पी रहा है तो कोई इस गंदे पानी को छान कर पी रहा है, तो किसी को पता ही नहीं है कि पानी कैसा है। और बड़ी बात यह है कि शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन शिकायत के बाद भी पाइपलाइन ठीक नहीं की गई। मतलब ये कि लोगों की सुविधा के लिए पाइपलाइन से घरों तक पानी पहुंचाया जाता तो है, लेकिन सड़क बनाने में कहीं कहीं पाइपलाइन फट जाती है। पाइप फटने से पीने का पानी नाले के पानी से मिल जाता है। पाइपलाइन फट जाती है लेकिन तुरंत उसका मरम्मत नहीं कराया जाता, जिसकी वजह से गंदा पानी घरों तक पहुंचता है और लोग गंदा पानी पीने को मजबूर होते हैं। गंदा पानी पीने से लोग बीमार होते हैं। कई बार गंदे पानी पीने से मौत भी हो जाती है। गंदा पानी पीने से कौन कौन सी बीमारी होती है, अब आप इसे भी समझिए। तो सबसे पहले बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है।
इसके अलावा हैजा की बीमारी भी लोगों को हो जाती है। गंदे पानी से टाइफाइड भी होने के चांसेस होते हैं और गंदा पानी का सेवन करने से पेचिश भी हो जाता है। और ये गंदा पानी लोगों के लिए कितना खतरनाक है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों के जीवन स्तर सुधारने, उनके काम को आसान बनाने के लिए नई पहल की है। क्या है वो पहल? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नौकरी और रोजगार से अलग लोगों के जीवन स्तर सुधारने, उनके काम को आसान बनाने के लिए नीतीश सरकार ने 2025-30 के बीच 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान करने के लिए सरकार ने नई सेवा शुरू की है। इसके लिए सरकार ने एक QR कोड भी जारी किया है। सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये QR कोड साझा किया, जिसे स्कैन कर घर पर ही नर्सिंग, पैथोलॉजी, BP जांच, ECG और फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की डॉक्टरी मदद भी ली जा सकती है। इतना ही नहीं, सरकार को सुझाव और शिकायत के लिए मुख्यमंत्री ने डाक पता और ईमेल ID भी जारी किया है, जिस पर लोग अपनी बात रख सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है और लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार ने ये पहल की है। नीतीश सरकार की नई पहल को अब आप समझिए। ये समझना जरूरी है, क्या है वो बड़ी पहल, तो आपको बता दें, ये है 7 निश्चय 3 का 7वां निश्चय। इस बार 7 निश्चय पार्ट 3 जो लागू किया गया है, सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया है, उसका ये 7वां निश्चय है, जिसके तहत सबका सम्मान जीवन आसान, ये संकल्प सरकार ने लिया है। और आपको अब बताते हैं कि नागरिकों की कठिनाई को कम करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। इसके साथ ही लोगों के जीवन को और भी ज्यादा आसान बनाना इसका मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है। अब कैसे नागरिकों की कठिनाई को कम किया जा सकेगा, इसे समझिए। तो जो जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें घर पर ही जरूरी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी, सरकार ने इसे सुनिश्चित किया है। यानी कि जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ये सुविधाएं मिलेंगी। अब सवाल है कौन कौन सी सेवाएं आपको मिलने वाली हैं। तो पहली सेवा जो है वो नर्सिंग सहायता की सुविधा घर बैठे आपको मिलेगी। पैथोलॉजी जांच की सुविधा भी सरकार घर पर ही प्रोवाइड कराएगी। ब्लड प्रेशर और ECG जांच की सुविधा भी लोगों को घर पर ही मिलेगी। फिजियोथेरेपी की सुविधा भी घर पर मिलेगी। और अगर इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में सभी प्रकार की मेडिकल हेल्प आपको घर बैठे मिल सकेगा। अब कैसे घर पर जरूरी सुविधा आप ले पाएंगे या सीनियर सिटीजन उठा पाएंगे इसका फायदा, इसे समझिए। तो सरकार ने QR कोड जारी किया है और आपको इस QR कोड को स्कैन करना है। जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। CM नीतीश कुमार ने आज ही इस QR कोड को जारी किया है। अब आप खबर तो समझिए, सिर्फ आपको सुविधा ही नहीं मिलेगी बल्कि आप सरकार को शिकायत और सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप इस पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। सुझाव के लिए CM नीतीश कुमार ने डाक पता और ईमेल ID भी जारी किया है, जिस पर आप अपने सुझाव सरकार को भेज सकते हैं। नीतीश सरकार की नई पहल से क्या फायदा होगा, तो अब आप इसे समझिए। तो लोगों का जीवन बेहतर होगा और लोगों को आसानी होगी। खास तौर पर बुजुर्ग जो कि कहीं जाने में असमर्थ होते हैं, उन्हें घर बैठे ये सुविधा मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। खबर आपको छत्तीसगढ़ राज्य की बताते हैं। बस्तर रेंज के बीजापुर और सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ चले बड़े ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में 14 से ज्यादा नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों में कोटा एरिया कमेटी का सचिव मंगडू भी शामिल है। माओवादी सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई और दूसरा जिला सुकमा के थाना किस्टाम क्षेत्र में माओवादी सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई।
सुकमा के किस्टाराम एरिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों का नक्सलियों से सामना हुआ, जिसमें 12 से ज्यादा नक्सली मारे गए। बीजापुर में भी मुठभेड़ हुई, जहां 2 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मुठभेड़ वाली जगह से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। इनमें AK-47, INSAS, SLR राइफल्स जैसे हथियार शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नक्सलियों के खात्मे के लिए सरकार भी काफी ज्यादा सक्रिय है और सुरक्षा बलों को भी सक्रिय किया गया है। और आइए अब आपको खबर को समझाते हैं कि किस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि पूरे देश भर में नक्सलवाद खत्म हो, इसकी समय सीमा रखी गई है मार्च 2026। खुद गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। दरअसल साल 2026 में देश को नक्सल मुक्त करने के लिए 2 तरह की रणनीति पर काम हो रहा है। एक तरफ जहां नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है कि वो अगर मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं। कैसे सरकार ने नक्सलवाद को काबू किया, उसे कुछ आंकड़ों से आप समझिए। 2014 में देश के 126 जिले नक्सलवाद प्रभावित थे, जो 2025 में घटकर महज 11 जिले रह गए हैं। और सिर्फ 2025 की अगर हम बात करें, यानी कि बीते साल, तो 317 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 800 से अधिक नक्सली गिरफ्तार किए गए। वहीं 2000 के करीब नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह सरकार की नक्सलवाद खत्म करने की योजना का ही नतीजा बताया जा रहा है। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में नक्सल पर नकेल कसने के लिए क्या क्या तैयारी की गई, अब आप इसे समझिए। 2025 का आंकड़ा आपको बताते हैं। 256 नक्सली मारे गए, 1560 नक्सलियों ने सरेंडर किया और 665 हथियार बरामद किए गए हैं। और गोपालगंज में, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में लगातार ये कार्रवाई जो है वो जारी है और सुरक्षा बल नक्सलवाद को खत्म करने में जुटे हुए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। तमिलनाडु से पूर्वी चंपारण के लिए चला विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग आज बिहार में प्रवेश कर गया है। बिहार के गोपालगंज में शिवलिंग के प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया और हर हर महादेव के नारे लगाए। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हर हर महादेव का नारा लगाते लोगों की ये तस्वीर गोपालगंज की है। तमिलनाडु से पूर्वी चंपारण के लिए चला विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जैसे ही बिहार के गोपालगंज पहुंचा, लोग खुशी से झूम उठे। ऐसी तस्वीर गोपालगंज में जगह जगह देखने को मिली। आम लोगों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी शिवलिंग की पूजा अर्चना की और फूल चंदन लगाकर स्वागत किया। ये सौभाग्य की बात है हम लोग के लिए, पूरे गोपालगंज जिला और इस गांव के लिए। ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग हमारे यहाँ से होकर गुजर रहा है और यहाँ दर्शन का और पूजन का सौभाग्य मिला। बता दें कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास समिति के अध्यक्ष और महावीर मंदिर न्यास समिति से जुड़े किशोर कुणाल ने विराट रामायण मंदिर का निर्माण कराने के लिए शिलान्यास किया था, जिसके लिए तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में विशाल शिवलिंग तैयार कराया गया, जो अब सड़क के रास्ते बिहार पहुंचा है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। तो दुनिया का सबसे बड़ा ये शिवलिंग है जो बिहार पहुंच चुका है। और आइए अब बिहार में बन रहे सबसे बड़े मंदिर के सबसे बड़े शिवलिंग को समझते हैं। इस शिवलिंग की लंबाई की अगर हम बात करें, खासियत जो है इस शिवलिंग की वो आप समझिए, 33 फीट इसकी लंबाई बताई जा रही है, जबकि इस शिवलिंग का वजन 210 मीट्रिक टन है। लंबाई को आप इस तरह से समझिए कि अगर एक व्यक्ति 6 फीट का होता है तो ऐसे में इस शिवलिंग की लंबाई 5 व्यक्तियों को एक दूसरे के ऊपर अगर खड़ा कर दे तो उससे भी ज्यादा है। अब अगर शिवलिंग के वजन को समझना है तो कुछ ऐसे समझिए, 210 मीट्रिक टन के वजन को किलोग्राम में बांटेंगे तो वो हो जाएगा 2,10,000 किलो। मतलब ये कि अगर एक व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो
तो ऐसे में 210 मीट्रिक टन में 70 किलो वाले 3000 व्यक्ति हो सकते हैं। यानी कि शिवलिंग का वजन 70 किलो वजन वाले 3000 व्यक्तियों के बराबर है। अब आप ये जान लीजिए कि शिवलिंग कहां बना और कहां से कहां लाया जा रहा है। तो आपको बता दें, यह शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनाया गया है, जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण लाया जा रहा है। दोनों जगहों के बीच की दूरी 2231 किलोमीटर के करीब है। अब आप ये समझिए कि इतने बड़े शिवलिंग को कैसे तमिलनाडु से बिहार लाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 46 चक्का ट्रक से इस शिवलिंग को लाया जा रहा है और काफी धीमी गति से ये ट्रक चल रहा है। इस शिवलिंग को लाने में काफी समय भी लगा, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही शिवलिंग लाने वाला ट्रक चल रहा है। यानी कि एक पैदल चल रहे व्यक्ति की रफ्तार से ये ट्रक चल रहा है, जो इतने दिनों में बिहार पहुंचा है और गोपालगंज में फिलहाल ये पहुंचा हुआ है और उसके बाद पूर्वी चंपारण इसे पहुंचना है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। झारखंड के हजारीबाग सेंट्रल जेल से 3 कैदियों के फरार होने के मामले की जांच जारी है। वहीं कैदियों के फरार होने के तरीके और पूरी साजिश पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई आरोपियों पर गाज गिरी है और कैदियों की तलाश भी जारी है। इस बीच जेल की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हजारीबाग जिले के जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल से 3 कैदियों के फरार होने की घटना से जेल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए हजारीबाग पुलिस की एसआईटी लगातार एक्शन में दिख रही है, तो वहीं जेल प्रशासन की ओर से भी जांच शुरू कर दी गई है। जेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जैप 7 के 4 जवान को निलंबित कर दिया है और अब तक कुल 6 आरोपियों पर कार्रवाई हो चुकी है। जैप 7 के 4 जवानों को जो है निलंबित कर दिया गया है। ये वैसे जवान थे जो उस वक्त वहां पर अपने ड्यूटी पर जो है तैनात थे और उन लोगों पर जो है कार्रवाई जो है जैप 7 के कमांडेंट के द्वारा किया गया है। बता दें कि इसको लेकर जो है एसआईटी का भी गठन किया गया और एसआईटी की टीम जो है वो गहनता से छानबीन कर रही है। जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि सेल की ग्रिल को काटने में हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है। जेल आईजी ने बताया कि सीसीटीवी देखने से पता चलता है कि रात के 1 बजे के बाद तीनों कैदी फरार हुए हैं। वहीं जिस वार्ड में 40 से अधिक कैदी बंद हों, उस वार्ड से एक साथ 3 कैदी की फरारी संदेह जरूर जगाती है। जिससे कि उसने रॉड को काटा है, उतने छोटे रोड से निकलने में आसानी से नहीं निकल पाएगा। वो भी फर्स्ट फ्लोर में है, अभी वार्ड है, वार्ड की हाइट भी ज़्यादा होती है। फर्स्ट फ्लोर से उतर रहा है, 3 लोग आपके बगल में सोया हुआ, बगल वाले को तो जानकारी हो जाएगी जी। एक नजर डालते हैं जेल से 3 कैदियों के फरार होने के घटनाक्रम पर। 30 दिसंबर की रात जेल से भागे थे कैदी। ठंड और कोहरे की वजह से साफ दिखने में परेशानी। जैप के जवानों को नजर नहीं आए होंगे कैदी। रात 1:36 से 2:30 बजे के बीच हुए फरार। पहरा ड्यूटी पर तैनात प्रहरी की भी भूमिका संदिग्ध भूमिका की वजह से दफा इंचार्ज सस्पेंड। सहायक जेलर और वार्ड इंचार्ज को शो कॉज। जेलर को भी जारी किया गया शो कॉज। जेल आईजी की माने तो मैन पावर की कमी के कारण भी जेल की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं हो पा रही है। हजारीबाग जेल में 193 पद कक्षपाल के हैं, जबकि कार्यरत महज 4 हैं। तो हम लोग को एक साल भी मैन इन्हीं लोगों से काम लेना पड़ता है। तो हम लोग को शोकॉज किया गया कि क्यों नहीं आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, आपका जो ये संविदा रद्द कर दिया जाए। सुपरिटेंडेंट से यार जो वो भी उच्च कक्षपाल ही है, लेकिन जेलर के प्रभार में है, प्रभारी का काज करता है, उससे भी शोकॉज किया गया। हजारीबाग जेल से एक साथ 3 कैदियों के फरार होने की घटना से जेल की तथाकथित कड़ी सुरक्षा की पोल खोलती दिख रही है। भले ही दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर सिक्योरिटी और सिस्टम
दोनों भगवान भरोसे दिखते हैं। न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो हजारीबाग जेल से 3 कैदी एक साथ फरार हो गए। अब इस फरारी के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं और साथ ही जांच जारी है। अब आप खबर तो समझिए, किस तरीके से हजारीबाग जेल से 3 कैदी एक साथ फरार हुए हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो फरार होने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। फरार होने के पीछे की साजिश पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है और इसे लेकर प्रशासन जांच भी कर रहा है। फिलहाल प्रशासन ने 6 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और कई कर्मियों के साथ साथ अधिकारियों को भी शो कॉज जारी किया गया है। इन लोगों पर गाजगिरी है। लेकिन सवाल है कि हजारीबाग जेल से कैदी फरार, तो सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है। यही नहीं, बड़ा सवाल ये भी कि आखिर इस साजिश में और कौन कौन शामिल है। हालांकि इस मामले का खुलासा तभी हो पाएगा जब जांच पूरी होगी और जानकारी सामने आएगी। इसी के साथ